नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और एक खबर जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, बेहद दर्दनाक खबर। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में ये एक हादसा हुआ है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में एसयूवी के डूबने के चलते उसमें बैठे बैंक मैनेजर और कैशियर की दर्दनाक मौत हो गई। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आप देखें कि ये कैसे आम आदमी की भले ही जान चली जाए लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता। शनिवार देर रात की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस अंडरपास के नीचे घटना हुई वहां पानी अभी भी भरा हुआ है। जिस नगर निगम की जिम्मेदारी है वहां पर ताला लटका हुआ है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ रही है। औद्योगिक सिटी के नाम से मशहूर फरीदाबाद की बीच सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हो जाता है, लेकिन लगता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जगह अभी भी वैसे ही तालाब बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ का हाल साफ साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कि 2 लोगों की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी पानी जस के तस भरा हुआ है। दफ्तर से निकले लेकिन घर नहीं पहुंचे। फरीदाबाद में बारिश के बाद इतना पानी जमा कि एक गाड़ी ही डूब गई और उसमें सवार 2 बैंकरों की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार देर रात की है, लेकिन शनिवार रात तक भी तस्वीर बदली नहीं। ये 3 तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी हैं कि कैसे आम आदमी की भले ही जान चली जाए लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता। शनिवार देर रात की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस अंडरपास के नीचे घटना हुई वहां पानी भरा हुआ है। जिस नगर निगम की जिम्मेदारी है वहां ताला लगा हुआ है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ रही है। हरियाणा में औद्योगिक सिटी के नाम से मशहूर फरीदाबाद की बीच सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हो जाता है, लेकिन लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जगह अभी भी वैसी ही तालाब बनी हुई है। इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये वही अंडरपास है, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग आप इस वक्त देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग फिलहाल आज सुबह ही की गई है। ऐसी बैरिकेडिंग अगर रात में भी की गई होती तो हो सकता है कि यह हादसा ना होता। अगर तस्वीरों में मैं आपको वो अंडरपास दिखाऊं तो यही वो अंडरपास है। इसकी दूसरी तरफ से गाड़ी गुड़गांव की तरफ से फरीदाबाद आ रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों की बॉडीज़ फ़िलहाल बीके अस्पताल में, यहाँ के आसपास के बीके अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दी गई है। एक बॉडी को रात के समय में ही निकाल दिया गया, लेकिन दूसरी बॉडी को ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद यहाँ से बॉडी को बाहर निकाला गया और वो दोनों ही बॉडी को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर बारिश के बाद ऐसा ही होता है। इसमें हर बार का ये ड्रामा भाई कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें पानी चलते रहता है, इसमें जालियाँ टूटी हुई है, लोग गिरते हैं। गिरना तो आम बात है इसमें, क्योंकि चोट लगना तो आम बात है। मरना तो साल में 1-2 बार सीजन आएगा तो बंदा मरेगा, बट चोट लगना तो आम बात है। मतलब ऐसे हादसे पहले भी हुए? हाँ, होते रहते हैं ऐसे। शिकायत के बाद थोड़ा बहुत जो काम है, जैसे हल्का सा कोई मरम्मत वगैरह का काम है या फिर कोई अगर फुटपाथ कुछ टूटा हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर देते हैं। बट लाइटिंग वगैरह का इशू ये चलता ही रहता है। क्वालिटी नहीं है इसके अंदर कुछ भी ना, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लाइटिंग नहीं है, रात को चोरियाँ होती हैं, जेब कतरे घूमते हैं यहाँ पे, पिक पॉकेट एंड ऑल, ये सब चलता रहता है यहाँ पे। ये सवाल तो उठता ही है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, जिस संस्था यानी नगर निगम की जिम्मेदारी है उसने कोई कदम नहीं उठाया। वैसे शनिवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन क्या इमरजेंसी हालात में काम नहीं हो सकता? एनडीटीवी की टीम नगर निगम के दफ्तर पहुंची तो वहां बड़ा सा ताला लगा मिला। पुण्यश्री शर्मा और विराज दुरी जैसे 2 आम लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद एमसीएफ के जो ताले हैं वो अभी भी उसी तरीके से है। ना तो कोई बात करने को राज़ी है और ना ही कोई बात करने के लिए आज अपने फ़ोन उठा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे पर भी ताला ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन फ़ोन पर भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि हमने लगातार एनडीटीवी की टीम ने बात करने की कोशिश करी कि एमसीएफ से जवाब मिले कि आखिरकार क्यों उस अंडरपास की मेंटेनेंस इतनी ख़राब है कि वहाँ पर हर बरसात में पानी भर जाता है। जब एनडीटीवी की टीम ने पुलिस से बात करने की कोशिश करी कि कम से कम पुलिस ने तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की होगी, लेकिन पुलिस ने अभी तक एमसीएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की है। उनका ये कहना है कि इसमें एमसीएफ की क्या गलती, बारिश तेज़ थी, पानी भर गया। हमने लगातार कोशिश की कि कोई तो बात करे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
आखिर जो 2 मौत हुई हैं, क्या उसका कोई जिम्मेदार नहीं है? पुलिस से पूछा तो जवाब मिला कि लोग मना करने पर मानते नहीं। फिलहाल किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई ऐसी पुलिस के द्वारा इतला दी गई है कि भाई यहाँ बैरियर लगे हुए हैं, आगे खतरा है, तो ऐसी जगह पर मत जाइए। पुलिस किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो उनके जीवन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। चाहे वो पानी है, गड्ढा है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, वो जनता की सेवा में रहती है। जनता से अपील है, यदि पुलिस ने कोई बैरियर लगा रखा है या पुलिस कोई मना करती है तो उसकी बात को इग्नोर ना करें, उसके ऊपर विचार करें कि भाई ये जो कह रहे हैं वो बात सच हो सकती है। जिन लोगों की मौत हुई उसमें एचडीएफसी की गुरुग्राम सेक्टर 31 ब्रांच के मैनेजर पुण्य श्रेष शर्मा और दूसरे कैशियर विराज द्विवेदी थे। बताया जा रहा है कि दोनों गुरुग्राम से फरीदाबाद जा रहे थे। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के पास भरे पानी में गाड़ी डूब गई और दोनों की जान चली गई। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे उस समय हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभी की तस्वीरें अगर आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है अभी तक उसी तरह है। फिलहाल यहाँ पर दोनों तरफ एक एक मोटर ज़रूर लगाया गया है, पानी को पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो पानी की स्थिति है वो उसी तरह बरकरार है, यानी कि जो मोटर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा यहाँ पर भर चुका है। हालांकि अगर हम यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात माने तो ये अभी भी पानी जो है 9 फीट से ऊपर होगा। शायद वो गाड़ी पानी में नहीं ले जाते तो जान बच जाती, लेकिन सवाल ये है कि शहर के बीच इतना पानी भरा क्यों? क्या ये किसी की जिम्मेदारी नहीं कि बरसात के मौसम में ख्याल रखे कि जल भराव ना हो? पूरे साल ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या किया जाता है? जुलाई के महीने में ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था। 3 छात्रों की मौत हो गई थी। उस हादसे से अभी उबर नहीं पाए थे कि फरीदाबाद में ये घटना हो गई। शहर शहर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सबक लगता है कोई नहीं सीखता। सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जवाबदेही कब तय होगी? कब तक बारिश के पानी में डूबकर आम लोगों की जान जाती रहेगी? फरीदाबाद से शुभांग ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और इस हादसे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना हैं, पूर्व सांसद हैं फरीदाबाद से। भड़ाना साहब, शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए इस मसले पर। 2 मौतें हुई हैं और उसके बावजूद आज भी जब हमारे रिपोर्टर वहां पर गए हैं तो पानी जस का तस वहां पर अंडरपास में भरा हुआ है। मोटर जो लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी सीखा नहीं है इस मौत से, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, ये दुखित घटना हुई है। इस पे मेरा कहना है कि पहली बार नहीं है। पिछले जिस स्मार्ट सिटी के नाम पर इस फरीदाबाद को जिस तरह के हालात हैं, एक फ्लाईओवर नहीं है, कई फ्लाईओवर हैं, बॉर्डर से लेकर और बल्लभगढ़ तक, इनके सबका यही हालत है। पूरे फरीदाबाद में इस तरह के हालात हैं, लेकिन इस ओर किसी शासन और प्रशासन का कोई न जिम्मेदारी है और ना इनकी तरफ देखा गया। इस स्मार्ट सिटी की जो हालत है वो दर्शाती है कि किसी भी सूरत में यहाँ के फरीदाबाद के आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। यहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं और इस पर क्या कहा जाए, ये ऐसा वक्त है कि भड़ाना साहब, किसी एजेंसी की तो ये जिम्मेदारी होगी ना, क्योंकि वहां पर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचे हमारे रिपोर्टर तो वहां ताला लगा हुआ है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। हाँ। और जो यहाँ के शासन में बैठे लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन से लोग भड़ाना साहब, कौन से लोग अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? कौन से लोग भड़ाना साहब, कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ का जो प्रशासन है, हाँ। और शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ। और यहाँ के जो लोकल यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको ये ख्याल नहीं है। ये पहली बार नहीं है। ग्रीनफील्ड में फ्लाईओवर पर एक 20 घटनाएं हुई हैं, बड़ी जान बची है। कई बार उनको चोटें आई हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ। पिछले 10 सालों में इस फ्लाईओवरों से जितनी घटनाएं हुई हैं उस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ एमसी की, सभी शासन प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ के मैं तो कहूँगा कि जिन यहाँ की जनता ने जिन नेताओं को बनाकर भेजा है उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है इस फरीदाबाद को
नहीं, भगवान भले अगर तो अगर अगर इस तरह से लोगों की जान जा रही है भड़ाना साहब, तो जिम्मेदारी अगर कोई नहीं ले रहा है तो फिर तो एक नेग्लिजेंस का भी केस बनता है। तब तो एक कंप्लेन होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। किनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने रोका नहीं खतरे को जानते हुए? ये लोग शायद वहां से निकले हैं, अनजान थे दोनों, वापस जो घर लौट रहे थे, तो उनकी अनजाने में जान चली गई। या फिर वो लोग जिन्होंने पानी भरने दिया, वहां पे लोग कह रहे हैं, जो वहां रहने वाले वो कह रहे हैं कि हर साल यही होता है, लोगों को चोटें लगती है। उनका तो ये भी दावा है कि पहले भी जान गई है। मेरा ये कहना है दुरुस्त है इस बात में कि पहली बार नहीं हुई है घटना। हाँ। पिछले 8-10 वर्षों में कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी चोटें हुई हैं, कितने बच्चे की बस डूब गई हैं, लेकिन इन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जी। यहाँ का शासन और प्रशासन और यहाँ के लोग जो हैं, लोगों यहाँ की जनता के प्रति इनका कोई ना स्नेह है, ना इनकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारियों से मस्त है और जनता त्रस्त है। भड़ाना साहब, आप तो सांसद रहे हैं, आपने क्या इस मुद्दे को उठाया था? आप कहीं लेकर गए थे? अनेकों बार मेरे समय में ये घटनाएं, ये सारी सुविधाएं मैंने बीके हॉस्पिटल से लेके सब कुछ है। इस बार इस दुखित घड़ी में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। इतना कहना चाहता हूं कि मैंने फरीदाबाद के लिए पिछले 25-30 वर्षों में बहुत कुछ किया, और इस पिछले 10 वर्षों से, क्योंकि जो सरकार नहीं है मेरी, और यहाँ जो भी यहाँ के नेताएं हैं, उन्होंने लूट और खसोट के सिवा यहाँ विकास का कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी के कुल मिलाकर भड़ाना साहब यही लग रहा है कि किसी को कोई मतलब नहीं है, आम लोग अगर मरते हैं तो मरे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिम्मेदारी सबकी बनती है। जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, अभी तक नहीं निकाला गया है, खतरा अभी भी है। अब लोगों को शायद खुद अपने बारे में ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन शासन जो भड़ाना साहब बता रहे थे उसको कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं पानी ये कब तक वहाँ से हटाया जाता है। बात करते हैं हम कोलकाता की। वहाँ के आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री और डॉक्टरों के बीच आज ये दूसरी मुलाकात है। हड़ताली डॉक्टर बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि आपसे आग्रह करती हूँ कि बैठक कीजिए, कम से कम मेरे साथ चाय पीजिए। बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद ही हो सकती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब तक 3 बार डॉक्टरों से बैठकर बातचीत की पहल कर चुकी हैं। डॉक्टरों ने उनके तीनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर से डॉक्टर जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हैं, लेकिन उसके नियम ममता बनर्जी बता रही हैं, तो अब आगे क्या? देखिए, ममता बनर्जी आज जो प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर हैं उनको कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए, बारिश में मत भीग जाइए, और आपको अगर इसमें मीटिंग करना है आप करिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मिनट्स जो है मीटिंग का, उस पर मैं बस दस्तखत कर दूँगा, आप लेके जाइए मिनट्स मीटिंग का, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा। लेकिन जो डॉक्टर है, जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर है, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के मांग पर अड़े रहे और मीटिंग अभी तक हो नहीं पाए है। हालांकि मुख्यमंत्री ये दूसरा दिन है जब आके डॉक्टरों के लिए वेट कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने धरना स्थल पर जाकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने उनको बुलाए मीटिंग के लिए। आज फिर से उनको समय दिया गया है, लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग के बात के ऊपर अड़े रहे हैं डॉक्टर। उनका कहना है ये स्ट्रीमिंग आखिर क्यों चाहते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग ये डॉक्टर क्यों चाहते हैं? जब ये सवाल डॉक्टर से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के लिए, लेकिन इसमें जवाब में राज्य सरकार ने ये कहा है, देखिए अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे पूरा मीटिंग का, रिकॉर्डिंग पूरा रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कहते हैं इसको रिलीज़ कर दो, हम कर देंगे, आपको देने का परमिशन देते हैं तो हम दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो हियरिंग है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रहा है, सब जुडिस है, तो इसलिए सरकार लाइव स्ट्रीमिंग से मना कर रहे हैं।
डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी की बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की बात होनी चाहिए। लेकिन इस लाइव स्ट्रीमिंग के मांग पर अड़े रहने के कारण आज बातचीत फिर से नहीं हो पा रहा है। ऐसा पता चल रहा है कि जो मुख्य सचिव है और जो MOS है चंद्रमा भट्टाचार्य, वो निकले हैं। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स भी निकल जाएंगे और मीटिंग आज भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो एक सवाल जो उठा है कि क्या पश्चिम बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम पर इसकी असर पड़ी है। जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनका संख्या 7,000 के आसपास है और वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम का कि वो अगर काम पे ना जाए तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, बाकी स्टाफ है। लेकिन अगर आप कोई सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप देख पाएंगे जूनियर डॉक्टर्स किस तरीके का एक बहुत ही अहम क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और अगर वो ड्यूटी पे नहीं रहते ज़रूर इसका असर हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ता है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके ये जो संख्या सरकार ने दिया है उससे वो सहमत नहीं है। सरकार ये कहा है कि 25 के ऊपर लोग, 27 लोग इन पिछले कुछ दिनों में उनके इलाज ना होने के कारण उनकी जान गई है। मुख्यमंत्री ने उनके परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं हम मुख्यमंत्री के घर के सामने हैं। यहाँ पे जो है कालीघाट में ममता बनर्जी का जो रेसिडेंस है वहाँ पे इस वक्त मीटिंग होने की संभावना थी। आज डॉक्टर्स आए थे और लेकिन डॉक्टरों का जो मांग है लाइव स्ट्रीमिंग का, इस पे अड़े रहने का कारण आज भी मीटिंग नहीं पाए। वीडियो में साफ दिख रहा है ममता बनर्जी डॉक्टर से आग्रह कर रहे हैं कि आप अंदर आइए, पानी में मत बैठ रहिए, बारिश हो रहा है, अंदर आइए, चाय पी लीजिए और फिर बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत फिर भी नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर्स का मांग है लाइव स्ट्रीमिंग होंगे तो बात करेंगे, नहीं तो वो लाइव बात नहीं करेंगे और इसी पर अभी भी जो है मामला रुका हुआ है। जी सौरभ, देखते हैं कब तक ब्रेक थ्रू होता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया। दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्षी पार्टियों को घेरा। डोडा में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास पूरा पैसा किस जिले में जाता था ये हरियाणा का बच्चा जानता है। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। खूबसूरत राज्य को
परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के पौष इलाके GK1 में एक जिम मालिक का मर्डर पुलिस के गले की फांस बन गया है। दरअसल मृतक नादिर शाह पुलिस अफसरों का भी दोस्त था और जुर्म की दुनिया में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। दिल्ली से लेकर दुबई तक उसका कारोबार फैला था। तो आखिर क्यों हुआ जिम मालिक नादिर शाह का मर्डर और क्या है मर्डर की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बड़ा बुकी, एक मुखबिर, एक कारोबारी, एक अपराधी और एक बॉडी बिल्डर। दिल्ली से लेकर दुबई तक कारोबार, एक ही नाम चर्चा में है और वो है 35 साल का नादिर शाह, जिसकी गुरुवार रात दिल्ली के पौष इलाके GK1 में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। तो आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल हत्या के पीछे की वजह, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कुणाल छाबड़ा और नादिर शाह दोनों बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर थे। कुणाल छाबड़ा वो शख्स है जो दिल्ली में लगभग सभी अवैध कॉल सेंटर चलाता है। अब नादिर शाह की हत्या की पटकथा उसके दोस्त कुणाल छाबड़ा के चलते ही लिखी गई। देश के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई महीने पहले कुणाल छाबड़ा